नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम बात करेंगे जो हमारा जो एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट चल रही थी, ठीक है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे समन्वित कीट प्रबंधन या इंग्लिश में इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट या समन्वित कीट प्रबंधन, या शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं? आईपीएम भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? आईपीएम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आईपीएम होता क्या है। तो आईपीएम की अगर बात करते हैं, जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, हमारे जो क्रॉप होते हैं उसमें बहुत से कीट लगते हैं, बहुत से डिजीज लगते हैं, बहुत से डिसऑर्डर दैहिक विकार हो जाते हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग कीट एंटोमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कीट प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी फसलों में ज्यादा से ज्यादा इंसेक्ट लग जाते हैं तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या यूज करते हैं, केमिकल यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे पेस्ट कंट्रोल वाले केमिकल होते हैं उनको यूज करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, केमिकल जो हमारे जो केमिकल रसायन होते हैं या रासायनिक जो कीटनाशी होते हैं, ठीक है, जो केमिकल इंसेक्टिसाइड होते हैं, उनको कम से कम यूज करके दूसरी विधियों से अगर हम लोग कीट नियंत्रण करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि कम से कम हम लोग केमिकल यूज करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरी विधियां यूज करें। दूसरी विधियों में हमारा क्या आ जाएगा, जिससे कर्सर क्रियाएं, हम लोग कल्चरल प्रैक्टिसेस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारा क्रॉप रोटेशन आ गया, ये कल्चर प्रैक्टिस में आ जाता है। डीप प्लाविंग हमारा मतलब गहरी जुताई करके हम लोग कर सकते हैं, क्लीन कल्टीवेशन करके कर सकते हैं, ट्रैप क्रॉप लगा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी सारी चीजें किस में आ जाएंगी, ये हमारी कर्सर क्रिया में आ जाएंगी। उसी के साथ साथ हम उसके स्थान पे और क्या कर सकते हैं, यांत्रिक विधियों का यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यांत्रिक विधियों का यूज कर सकते हैं, फिजिकल मेथड का यूज कर सकते हैं, बायोलॉजिकल मेथड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन मेथड का यूज करते हुए, ठीक है, कम से कम केमिकल का यूज करें, जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका कम से कम यूज करें, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसको इसीलिए क्या नहीं कहा जाता, इसीलिए इसको नियंत्रण या इंसेक्ट कंट्रोल नहीं कहा जाता, ठीक है, क्योंकि हम इसमें केमिकल का कम से कम उपयोग करके दूसरी विधियों का उपयोग करते हैं। इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, कीटों का प्रबंधन करते हैं, ना कि कीटों का नियंत्रण, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब जो आईपीएम होता है, आईपीएम क्या होता है, ये परिभाषा में दिया हुआ है। फसल उत्पादन और संरक्षण के लिए, मतलब जब क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसका जब हम लोग संरक्षण करते हैं, कंजर्वेशन करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कीट लगते हैं। तो कीटों के नियंत्रण के लिए हम लोग कीटनाशक, जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं उनका कम से कम उपयोग करके, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अन्य विधियां जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र, जो हमारा इन्वायरमेंट होता है या इकोलॉजिकल जो रूप से हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है, जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचता, उन विधियों का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है हमारे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी परिभाषा भी सेम इसी तरीके की। अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें विधियां कौन कौन सी अपनाते हैं, ठीक है, कौन कौन सी विधियां हम लोग अपनाते हैं, ठीक है, कीट प्रबंधन की विधियां। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कल्चर मेथड की। अभी मैंने आपको बताया था कल्चर जो मेथड होता है, यह सबसे सस्ती और इको फ्रेंडली और कृषकों द्वारा आसानी से अपने खेत पर अपनाए जाने वाली विधि है। इसलिए समन्वित कीट प्रबंधन में सर्वप्रथम इसी विधि को काम में लेते हैं। मतलब ये जो हमारी कल्चर मेथड होता है ये सबसे उपयोगी होता है, ठीक। जैसे हम फसलें बोते हैं, ठीक है, तो हमें फसलें तो बोना ही है, लेकिन हम बदल बदल कर अगर फसलें बोएंगे तो हमें आसानी भी रहेगी कीट प्रबंधन में भी, और हमारी फसलें भी उगती रहेंगी, ठीक है, जो हमारी सॉइल के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। तो ये तो सबसे सस्ती हो गई और आसान भी विधि हो गई। इनमें निम्न विधियां जैसे सम्मिलित होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कल्चर प्रैक्टिस, इसमें भी कई विधियां आती, जैसे फसल चक्र अपनाना, क्रॉप रोटेशन को अपनाते हैं, गर्मियों में गहरी जुताई करना, ठीक है, ये भी हो गया, खेत की सफाई करना, क्लीन करना खेत को, समय पर बुआई करना, फांस फसलें उगाना। क्या होती है, जो फसलें उगाते हैं, फांस वाली जो फसलें होती हैं उनको उगाते हैं। फांस का मतलब होता है जो ट्रैप क्रॉप होती हैं उनको उगाते हैं, ठीक है, फंसने वाली जो कीटों को अपनी तरफ ले जाके फंसा लेती है और बीच की जो हमारी फसल होती है वो बच जाती है। कटिंग छटिंग करना मतलब ट्रेनिंग प्रूनिंग करना, और रोधी जो रेसिस्टेंस वेराइटी होती है उनको उगाना, ठीक, जो कीटों से रेसिस्टेंट वेराइटी होती है उनको उगाना। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, कल्चर मेथड में, ठीक है। अगर आपके पास लॉन्ग आंसर लिखने को आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में जो मेंस में आता है लॉन्ग आंसर लिखने को आता है कि आईपीएम होता क्या,
तो इस सारा का सारा जो हम आपको बता रहे हैं, सारा का सारा उसी में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें एक मेन पॉइंट आता है कि हमारी जो ट्रैप क्रॉप होती है, ठीक है, वो कौन कौन सी होती है, कौन कौन से कीट के लिए होते हैं। तो अगर ट्रैप क्रॉप की बात करें तो ये होती है ऐसी फसलें जो मुख्य फसल के कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं तथा मुख्य फसल कीटों से रक्षा करने के लिए खेत की बाउंड्री पर लगाई जाती है, ठीक है। मतलब ये हमारा खेत है, ये बीच में हमारी मेन क्रॉप बोई हुई है, ठीक है। तो ये जो हमारी ट्रैप क्रॉप होती है, इनको हम किनारों पे लगा देते हैं। तो जो कीट इनका होता है वो कहाँ आके फंस जाता है, ये बीच इन किनारों पे, बॉर्डर पे फंस जाता है, ठीक है। तो ये मेन फील्ड तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप कहते हैं, ठीक है। ट्रैप क्या होता है, किसी को फंसाने का काम करना, ठीक है। फंसाने वाली फसलों की बात करते हैं, जैसे सरसों की बात करते हैं, इंडियन मस्टर्ड की बात करते हैं। ये किसके चारों तरफ लगाई जाती है, पत्ता गोभी की। किस कीट को नियंत्रित करती है, डायमंड बैक मॉथ की, ठीक है। दूसरी अरंडी हो गई, ये किसके लिए लगाई जाती, सोयाबीन के लिए। ये किसके लिए होती, स्पोडोपटेरा लिटोरा के लिए, ठीक है। वही भिंडी की बात करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए ट्रैप क्रॉप का काम करती, कपास के लिए। कपास के लिए भिंडी हो जाएगी, पत्ता गोभी के लिए सरसों हो जाएगा, सोयाबीन के लिए अरंडी हो जाएगी, ठीक है। जो डोडे की लट्टे है, ठीक है, ये किसके लिए होती है, ये होती है भिंडी के लिए। किसके लिए होगी, भिंडी के लिए होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी विधि है, यांत्रिक विधि, या इंग्लिश में इसे कहते हैं मैकेनिकल मेथड। क्या कहेंगे, इंग्लिश में इसे कहते हैं मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं। यह विधि में यंत्रों की सहायता से कीट नियंत्रण करते हैं। इसमें क्या करते हैं, इसमें जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यंत्र होते हैं, उनकी सहायता से कीट नियंत्रण करते हैं, ठीक है। इनमें जैसे निम्न विधियां होती है, जैसे मोटी लट्टों व बड़े कीटों को हाथों से पकड़ना, ठीक है। मतलब जो हमारे बड़े कीट होते हैं, जैसे हमारा कोई कोई ना कोई फसल होती है, उसमें बड़े बड़े कीट हमें दिखाई देते हैं, उनको हाथों से पकड़ के खेत के बाहर फेंक देते हैं। खेत के चारों ओर खाई खोद देते हैं, जो कि रेंगने वाले कीट होते हैं, ठीक है। जमीन में चलने वाले कीट होते हैं, वो क्या होते हैं, खाई में गिर जाते हैं और हमारे खेत तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है। ट्रैप यंत्रों का प्रयोग करते हैं, जो हमारे जैसे ट्रैप होता है, जाली नुमा यंत्र होते हैं, उनमें क्या आके वो हमारे कीट आके उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, सैकिंग एंड बीटिंग ब्रांचेस, ठीक है। बेंडिंग वाले जो होते हैं, वायर गेज स्क्रीन का यूज करते हैं, ट्रेंच डिगिंग का यूज करते हैं, ट्रैपिंग का यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे ट्रैपिंग वाले नियंत्रण, ये सारी की सारी विधियां किस में आती है, हमारी मैकेनिकल मेथड में आती है। पौधे के तने को पॉलीथीन शीट व ग्रीस की पट्टी से बांध देते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं फलों को ढकना या बांधना। फलों को क्या करते हैं, जो फलों में लगने वाले कीट होते हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करते हैं, फलों को चारों तरफ से ढक देते हैं या बांध देते हैं, ठीक है। सारी के सारी किसमें होते हैं, यांत्रिक विधि में होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फिजिकल विधियां, मैकेनिक भौतिक विधियां, ठीक है। फिजिकल मेथड या भौतिक विधियां, इनमें क्या आता है, इस विधि में तापमान व आर्द्रता का नियमन करते हैं। क्या मतलब करते हैं, जो टेम्परेचर होता है और जो ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, नियमन कर, मतलब घटाते बढ़ाते हैं। एवं गामा विकरणों का प्रयोग करते हैं, जो हमारी गामा रेज होती हैं उनका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं। इनमें निम्न विधि आती है, जैसे फ्लेम थ्रोअर किसके लिए होता है, टिड्डी के लिए होता है। फ्लेम थ्रोअर किसके लिए होता है, टिड्डी के लिए होता है। अनाजों में नमी नियमन, जो अनाज हमारे सीरियल्स होते हैं, उसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, किसमें, मॉइस्चर में, जैसे 10 से 12% नमी रखते हैं। एवं एवं तापमान कम या बहुत अधिक करके कीटों को निष्क्रिय अनाजों से सुरक्षित भंडारित किया जा सकता है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जितना मॉइस्चर कम रखेंगे उतना कीट उसमें कम लगेंगे। अब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड। चौथा मेथड क्या है हमारा, बायोलॉजिकल मेथड हो जाएगा। परभक्षी, परभक्षी का मतलब होता है प्रीडेटर जो होते हैं, परभक्षी का मतलब होता है प्रीडेटर। और परिजभ्याभ, कीटों एवं सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके कीटों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण या पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल कहलाता है। क्या कहलाता है, पैरा बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम लोग, कीटों का ही यूज करते हैं कीटों को मारने के लिए, ठीक है। कीटों का यूज करते हैं किसके लिए, कीटों को मारने के लिए। जैसे परभक्षी आ जाएगा, पैरासिटॉइड आ जाएगा, प्रीडेटर आ जाएगा, पैथोजन, सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में आ जाएंगे। बायोलॉजिकल कंट्रोल शब्द सर्वप्रथम एच.एस. स्मिथ ने 1919 में दिया था। कितने, एच.एस. स्मिथ ने कब दिया था, 1919 में। कौन सा शब्द दिया था, बायोलॉजिकल कंट्रोल, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रीडेटर होते क्या, भाई हमने पढ़ लिया प्रीडेटर, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रीडेटर होते क्या। अगर हम बात करते हैं प्रीडेटर की, ऐसे कीट सामान्यतः फसलों के नासी कीटों से बड़े आकार के होते हैं तथा मुक्त जीवी होते हैं, जो वयस्क बनने के बाद भी फसलों के नासी कीटों का भक्षण करते रहते हैं। जैसे सरसों व मसालों का प्रमुख कीट
एफिड जो होता है मोया या चेपा होता है, जिसका जैविक नियंत्रण कोलियोपटेरा के लेडी बर्ड बीटर परभक्षी कीट द्वारा किया जाता है। मतलब जो प्रीडेटर्स होते हैं परभक्षी कीट ऐसे कीट होते हैं, ठीक है, जो हमारी फसल में कीट लगते हैं उनसे क्या क्या होते हैं, उनसे आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, और जब वो एडल्ट होते हैं, वयस्क होते हैं, तब भी वो क्या करते हैं, कीटों को खाते रहते हैं, जो कि हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। जैसे हमने अभी आपको बताया सरसों और मसालों की अगर प्रमुख कीट की बात करें तो इनका प्रमुख कीट क्या होता है, एफिड। इनको खाने का काम कौन करता है, लेडी बर्ड बीटल। कौन खाने का काम करता है, लेडी बर्ड बीटल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, तो ये क्या हमारा कीट हो जाएगा, ये हमारा मेन कीट हो जाएगा। इसको खाने का काम कौन करेगा, लेडी बर्ड बीटल। तो ये क्या हो जाएगा, प्रीडेटर या परभक्षी हो जाएगा। कपास एवं सब्जियों को रस चूसने वाले जो कीट होते हैं, जैसे सफेद मक्खी, जैसिड एवं थ्रिप्स, इनका जैविक नियंत्रण के लिए क्राइसोपरला कॉर्निया, जिस जो किसका साइंटिफिक नेम होता है, ग्रीस वेल विंग का, ये न्यूरोपटेरा गढ़ के परभक्षी कीट द्वारा किया जाता है। इसका कंट्रोल किया जाता है, सफेद मक्खी व्हाइट फ्लाई जो होती है, जैसिड होता है और थ्रिप्स होता है, इसका नियंत्रण ग्रीन लेस विंग द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या है, अन्य परभक्षी कीटों में मेंटिड, सर्फिड फ्लाई, ये सभी आते हैं कौन से, परभक्षी कीटों में, ठीक है। अब बात करते हैं परजव्याप या इंग्लिश में इसे कहते हैं पैरासिटोइड कीट। क्या बोलते हैं, पैरासिटोइड कीट विशेष प्रकार का परजीवी कीट होता है जो मुख्य फसल के संबंधित नासी कीट के ऊपर अपने जीवन चक्र की एक अवस्था पूर्ण करता है तथा वयस्क होने पर नासी कीट को मारकर स्वतंत्र जीवन यापन करता है। कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाला मुख्यतः जो पैरासिटोइड कीट होता है वो किसमें होता है, हाइमेनोप्टेरा गण से संबंधित रखते हैं। पैरास हमने क्या पढ़ लिया, पैरासाइट हो गया, मतलब एक कीट इस पे बैठा था, दूसरा मेन क्रॉप पे था, तो ये जाके इसे खा लिया, तो ये क्या होगा, पैरासाइट होगा। पैरासिटोइड क्या होता है, ये जाके इस कीट पे अपना पहली जो इसके जीवन चक्र होता है, लाइफ साइकिल होती है, उसमें पहली अवस्था या पहली स्टेज को पूरा करता है। उसके बाद जब ये कीट बड़ा हो जाता है तब क्या करता है, उसके बाद ये कीट जिसपे ये होस्ट बना होता है उसको खा जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, पैरासिटोइड हो गए, क्या हो गया, पैरासिटोइड सिटोइड हो गए, ठीक है। जैसे दुश्मन क्या होता है, दुश्मन को मारता है, ठीक है, दुश्मन क्या होता है, दुश्मन को मार देता है। उसी तरीके से अगर दुश्मन जाके कुछ टाइम अपने पुराने दुश्मन के साथ बिताता, उसके बाद वो बड़ा होने के बाद या उसको स्ट्रेटेजी जानने के बाद उसको मार देता है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरासिटोइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पैरासिटोइड हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो जैविक नियंत्रण में पैरासिटोइड के रूप में काम करते हैं उन कीटों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जो पैरासिटोइड के रूप में काम करते हैं। और ये जो पैरासिटोइड होते हैं ये हाइमेनोप्टेरा ग्रुप से या जो ऑर्डर होता है इससे संबंधित होते हैं, ठीक है। इसमें जो टेबल बनी है कीट की होगी, फसल की, कौन से फसल में लगते हैं, उनका पैरासिटोइड कीट क्या होता है और रोकथाम का अवस्था क्या होता है। अगर हम बात करते हैं फली छेदक की, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, हेलिको और पार्मिजेरा, किस फसल में लगता है, चना में लगता है। अगर हम पैरासिटोइड कीट की बात करेंगे, कैंपोलेटिस क्लोरिडी, क्या होता है, कैंपोलेटिस क्लोरिडी होता है। कौन सी अवस्था स्टेज होती, लार्वा होती, ठीक है, इसी स्टेज में ये खा जाता है। तना छेदक की बात करते हैं, चिलोपार्टिलस, तना छेदक चिलोपार्टिलस किस में लगता है, मक्का में लगता है। साइंटिफिक जो इसका पैरासिटोइड कीट होता है कोटेशिया फ्लेवस, क्या होता है, कोटेशिया फ्लेवस होता है, ये भी लार्वा स्टेज में ही जो है इसे खा जाता है। दूसरा तना छेदक की बात करते हैं जो कि धान का है, इसका साइंटिफिक नेम होता है ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस, क्या होता है, ट्राइपोराइजा इंसर्टुलस होता है, ठीक है। इसका जो कीट होता है पैरासिटोइड ट्राइकोग्रामा जपोनिकम होता है, ये एक जो स्टेज होती है उसमें इसे खा जाता है, ठीक है। अगला है बॉलवर्म, ठीक है, अगला है बॉलवर्म, ये किस में लगता है, कपास में लगता है, ठीक है। इसका जो कीट होता है पैरासिटोइड कौन सा होता है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, क्या होता है, ट्राइकोग्रामा किलोनिस होता है, ठीक है। ये भी अंडे की या एग स्टेज में इसको खा जाता है, ठीक है। और भी जो हमारे कीट है उनको देखेंगे। अगला जो हमारा कीट है तनाछेदक किसका, गन्ना का, इसका जो पैरासिटोइड कीट होता है ट्राइकोग्रामा किलोनिस इसका भी होता है और बॉलवर्म का भी ट्राइकोग्रामा किलोनिस होता है, ठीक है। दोनों की स्टेज क्या होती है, एग होती है, दोनों की स्टेज क्या होगी, एग होगी, ठीक है। देखो एक चीज इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा, जो एग वाले कीट है, एग स्टेज वाले कीट है, सब में क्या लगा, ट्राइकोग्रामा, ठीक है, सब में क्या लिखा, टाइकोग्रामा लगा, ठीक है। तो जितने भी टाइकोग्रामा वाले पैरासिटोइड होंगे उनकी स्टेज क्या होगी, एग होगी, ठीक है। एग स्टेज पे क्या होते हैं, इनको मार के खा जाते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं जपोनिकम में, किसमें आ जाएगा, धान में आ जाएगा, किलोनिस और जो किलोनिस होगा कपास गन्ना दोनों में आ जाएगा, ठीक है। टॉप बोरो की बात करते हैं, टॉप बोरो किसमें लगता है, गन्ने में लगता है, जो इसका पैरासिटाइड कीट होता है या परभक्षी कीट होता है, ठीक है। क्या होता है, परभक्षी या पैरासिटाइड कीट होता है, वो होता है आइसोटिमा जोवेनिसिस। क्या होता है, आइसोटिमा जोवेनिस, ठीक। ये किस स्टेज में अटैक करता है, लार्वा में। पायरिला ये भी किस में लगता है, गन्ने में। पायरिला इसका जो कीट होता है वो कौन सा होता है, एपरिकेनिया मेलालोनिका, एपरिकेनिया मेलालोनिका। किस किस स्टेज में जाता है, निम्फ में जाता है। धब्बेदार सोड़ी की बात करते हैं, ये कपास में लगता है, इसका कीट कौन सा आता है, ब्रेकन हेबेटर, कि ये भी किस स्टेज में जाता है, लार्वा स्टेज में जाता है, ठीक है। सफेद मक्खी की बात करते हैं, ये सब्जियों में लगता है, इसका कीट कौन सा होता है, इनका रशिया फॉर्मोसा। क्या होता है, इनका रशिया फॉर्मोसा। ये किस स्टेज में लगता है, निम्फ में अटैक करता है। संजोस स्केल की बात करते हैं, सेब में लगता है, ठीक है। इसका भी जो कीट होता है इनका रसिया परनिसियोसी। क्या होता है, इनका रसिया परनिसियोसी। अगर परनिसियोसी आ गया, संजोस स्केल मतलब सेब में वो परवच्छी है, ठीक है, या पैरासिटोइड है, ठीक है। अगर बात करते हैं सरकारिया फॉर्मोसा, ये सब्जियों में लगता है, ठीक है। दोनों की स्टेज क्या होती है, निम्फ होती है। अगला बात करते हैं वुली एफिड। वुली एफिड भी किस में लगता है, एप्पल में लगता है, ठीक है। इसका जो पैरासिटोइड कीट होता है अफेलिनस मेली। क्या होता है, अफेलिनस मेली होता है, ठीक है। इसका पैरासिटोइड कीट क्या होता है, अफेलिनस मेली होता है, ठीक है। इसकी जो स्टेज क्या होती है, निम्फ होती है, इसकी स्टेज क्या होगी, निम्फ होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कीटों का सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक नियंत्रण, जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा जैविक नियंत्रण कैसे करते हैं, वो भी तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में ही तो आएंगे ना, क्योंकि इनमें भी क्या होती है, जान होती है, ठीक है। तो ये भी बायोलॉजिकल कंट्रोल में आएंगे, ठीक है। तो जो हमारे नासी कीट होते हैं, जो कि हमारे फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनके लिए जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, बैक्टीरिया, विषाणु, वायरस हो गया, फफूंद मतलब फंगस हो गया, शोधकर्मा का निमेटोड हो गया, एवं इनके सहसंबंध जो इनके बाई प्रोडक्ट होते हैं, इनके द्वारा नियंत्रण करना माइक्रोबियल कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। अगर माइक्रोबियल कंट्रोल की बात करें, तो जो सूक्ष्म जीवन जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, निमेटोड और इनके जो बाई प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जब कंट्रोल किया जाता है उसे माइक्रोबियल कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, माइक्रोबियल कंट्रोल सबसे पहले स्टर्न हेंस ने 1949 में यूज किया था। कौन सा, स्टर्न हेंस ने 1949 में माइक्रोबियल कंट्रोल को यूज किया था, ठीक है। माइक्रोबियल कंट्रोल में कम काम में आने वाला सूक्ष्म जीव इस तरीके से है, जैसे विषाणु की बात करें तो एनपीवी, जीवाणु की बात करें बेसिलस थ्यूरीजेनेसिस, फफूंद की बात करें जैसे बवेरिया बेसियाना, हिरसुटेला, वर्टिसेलियम, मेटाराइजियम, इनिसोप्ली। ये सारे के सारे क्या होते हैं, जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं। जैसे विषाणु की बात करें तो कौन सा यूज होता है, एनपीवी यूज होता है। विषाणु की बात करें तो कौन सा यूज होता है, एनपीवी यूज होगा, ठीक है। वही अगर जीवाणु की बात करें बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, बीटी, क्या बोलते हैं शॉर्ट में, बीटी हो गया, ठीक है। फफूंद की फंगस की बात करते हैं बवेरिया बेसियाना, हिरसुटेला, वर्टिसेलियम एवं मेटाराइजियम इनिसोप्ली, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें होंगे, सारे के सारे सूक्ष्म जीवों के कंट्रोल करने के उपाय, ठीक है। अब हम बात कर देंगे ईपीएन। ईपीएन क्या होता है, ऐसे सूत्रक्रम, ऐसे निमेटोड जो कीटों में व्याधि पैदा करके उन्हें मारने के काम में आते हैं, वे निमेटोड एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड या शॉर्ट में ईपीएन कहलाते हैं। एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड, ठीक है। ऐसे जो निमेटोड होते हैं जो कीटों में व्याधि का मतलब होता है डिसऑर्डर या डिजीज को पैदा करते हैं, ठीक है। मतलब ये खाते नहीं है, ये क्या करते हैं, जो हमारा कीट होता है उसमें डिजीज पैदा करते हैं और धीरे धीरे उसके बाद वो मार देते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एंटमोपैथोजेनिक निमेटोड, ठीक, या शॉर्ट में से ईपीएन बोल देते हैं। जैसे DD 136 मिक्सचर, ग्रीन या ब्लैक कमांडो या सूत्रकम या जीवाणु का संयोजन होता है जो कीटों के नियंत्रण में काम में लेते हैं। कौन सा, DD 136 मिक्सचर, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ बायो एजेंट होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा हम लोग कीट नियंत्रण कैसे करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला हो गया टाइकोग्रामा, पहला क्या होगा, ट्राइकोग्रामा हो गया, ठीक, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्राइकोग्रामा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। या हाइमनोपटेरा गण का एक अंड परजीवी जो एग पैरासिटोइड सूक्ष्म कीट होता है, ठीक है, जो हाइमनोपटेरा का
जो पैरासिटॉइड होते हैं नॉर्मली किस ऑर्डर के होते हैं, ये होते हैं किस ऑर्डर के, हाइमेनोप्टेरा के। तो जो एक हाइमेनोप्टेरा का जो होता है ग्रुप गढ़ होता है, ये अंडा परिजीवी या एग पैरासिटॉइड होता है, ठीक है। जो लेपिडोप्टेरा का गढ़ के हानिकारक कीटों जैसे कपास की लटे, चने की लटे, गन्ना व धान आदि के तना छेदक कीटों के अंडे में एक अंडे देता है, इसलिए इसे अंड जीवाश्म या एग पैरासिटॉइड कहते हैं, ठीक है। इसके अंडे में क्या देता है, इसके अंडे जो कीटे के अंडे होते हैं इसके तने छेदक के इसमें अंडे देता है, इसीलिए इसे एग पैरासिटॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एग पैरासिटॉइड कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगला जो हमारा पॉइंट है, या विभिन्न प्रजातियों जो अलग अलग फसलों के कीटों में प्रभावी, जैसे गन्ना एवं कपास के कीटों के लिए ट्राइकोग्रामा किलोनिस व धान के तना छेदक के लिए ट्राइकोग्रामा जपोनिका, ठीक है, उसमें क्या होता है, यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे ट्राइकोग्रामा के एक कार्ड पर लगभग 16,000 से 20,000 पोषित कीटों के अंडों पर उतनी ही संख्या में परजीवी कीट उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक कार्ड होता है ट्राइकोग्रामा का, उसमें लगभग 16,000 से 20,000 जो पोषी कीट होते हैं, ठीक है, उनके अंडे होते हैं, और उतने ही परजीवी कीट क्या होते हैं उसमें उत्पन्न होते हैं। धान का भालव कीट, जिसका साइंटिफिक नेम होता है कोरसायरा सोफोलेनिका, क्या होता है, कोरसायरा सोफोलिनिका, एक पोषी कीट होता है तथा इसके अंडों पर इसका परजीवी कीट को पाला जाता है, ठीक है। क्या होता है, जो भालव कीट होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये धान को खाने काम करता है, ठीक है। तो इसका जो एक पोषी कीट होता है या पैरासाइट कीट होता है, उसके अंडों पे ही पाला जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1 हेक्टेयर में करीब 100 स्थानों पर ट्राइको कार्ड के पर्चे लगाना चाहिए। अगर 1 हेक्टेयर की बात करते हैं तो लगभग 100 स्थानों पर ट्राइको कार्ड को लगाया जाता है। ट्राइको कार्ड होता क्या है, पोषी कीट के अंडों पर ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट के 16,000 से 20,000 अंडे को एक कार्ड पे कितने अंडे होते हैं ट्राइकोग्रामा के अंडे जो परजीवी के होते हैं, 16,000 से 20,000 अंडे, ठीक है। इनका आकार क्या होता है, 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 गुणे 7.5 सेंटीमीटर, जिसे ट्राइको कार्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्राइको कार्ड कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्राइकोडर्मा। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ट्राइकोग्रामा पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ट्राइकोडर्मा क्या होता है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, ट्राइकोडर्मा। यह एक प्रकार का लाभदायक फंगस होता है, ठीक है, जो हमें बेनिफिट देता है। फंगस जो पौधों में रोग उत्पन्न करने वाली हानिकारक फफूंद जो फंगस होती है उसको क्या करते हैं, खाता है। ये फंगस क्या होती है, इस फंगस को खाती है, ठीक है। कौन सी, ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या होती है, फंगस होती है। ये हमारे लाभदायक फंगस होती है, क्यों, क्योंकि जो फंगस हमारे पेड़ों में लगती है या हमारे प्लांट में लगती है या हमारी फसल में लगती है, उसको खाने का काम कौन करती है, ट्राइकोडर्मा। इसका पौधों के रोगों के जैविक नियंत्रण में महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह चने की विल्ट, मूंगफली की कॉलर रॉट, ठीक है, इसको रोकने का काम करती है, जो जैविक फफूंदनाशी कहलाती है या बायोलॉजिकल फंजीसाइड कहलाती है। इसकी 2 प्रजातियां होती हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम, ठीक है। तो अगर ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी, ट्राइकोडर्मा हर्जेनम की बात करेंगे, ठीक है। पहला अगला जो हमारा आता है एनपीवी घोल। एनपीवी घोल की बात करते हैं। एनपीवी घोल कैसा होता है, ये विषाणु होता है, ठीक है। ये क्या होता है, विषाणु जो पैरासिटॉइड होता है या विषाणु वायरस का घोल होता है, जो लेपिडोप्टेरा गढ़ की लटों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, ये वायरस द्वारा होता है। एनपीवी का प्रयोग 250.5 एली पर हेक्टेयर के हिसाब से करते हैं, ठीक। एली मतलब क्या होता है, लार्वल इक्विवेलेंट, ठीक। यह लार्वा के जो समतुल्य होता है उसका यूज करते हैं, जितने लार्वा होते हैं उतना ही हम लोग क्या यूज करते हैं, एनपीवी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा आता है जो बैक्टीरियल जो कंट्रोल होता है बायोलॉजी माइक्रोबियल, उसके बारे में बात करते हैं। ये किसके द्वारा होता है, बेसिलस थ्यूरिजेनेसिस या बीटी, ठीक है। यह जीवाणुओं का घोल होता है, ठीक है, जो लेपिडोप्टेरा गढ़ की लटों को मारने के लिए चना, कपास एवं अन्य फसलों में काम में लेते हैं, ठीक है। सेम जो विषाणु जैसा होता है। यह मार्केट में डाइपेल, हाल्ट, बायोबिट, जेवलिन के व्यापक रूप से मिलता है। बीटी घोल की मात्रा 0.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, ठीक है। अगर बीटी घोल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसकी मात्रा कितनी रखी जाती है, 0.5 से 1 लीटर प्रति हेक्टेयर रखी जाती है, ठीक है। अगला हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, इसका कुछ और पॉइंट है। एनपीवी महत्वपूर्ण पॉइंट है, एनपीवी एवं बीटी दोनों अधिक पीएच मान पर ही काम करते हैं।
लटों की आहार नाल का पीएच मान ज्यादा होता है, इसलिए इन लटों के लिए उधर जो स्टमक पॉइजन होता है इसका काम करता है। ठीक है, जो एनपीवी और बीटी क्या होता है, ये जो जो हमारी लटे होती, क्या होती, लटे होती, इनके लिए क्या कर स्टमक पॉइजन का काम करता है, क्योंकि जो एनपीवी होता है और बीटी होता है, बीटी, ठीक है, जो वायरस द्वारा जो पैरासिटॉइड होता है और जो बैक्टीरिया का पैरास या बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है। ठीक है, ये इसका ये कब काम करेगा, जब पीएच क्या होगा, अधिक होगा, और जब पीएच अधिक होगा तब ये काम करेगा, तो ये किस रूप में बदल जाता है, स्टमक पॉइजन के रूप में बदल जाता है। एनपीवी एंड बीटी दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में शीघ्र ही अपघटित हो जाते हैं, इसलिए इनका छिड़काव शाम के समय किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ये जो होता है, ये दिन के समय क्या होता है, ये जल्दी से अपघटित हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इनका जो छिड़काव होता है कब करते हैं, शाम के समय करते हैं। अगर हम बात करें एनपीवी, एनपीवी की बात करते हैं, इसका पूरा नाम क्या होता है, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस, पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, ठीक, न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरसेस, इसीलिए इसे शॉर्ट में एनपीवी कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस, या कवक एवं सूत्रकृमियों के जैविक नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, जो फंगस और निमेटोड के लिए। बेसिलस सेप्टिलिस, या कवकों द्वारा होने वाले रोग को जैविक नियंत्रण के लिए यूज किया जाने, कौन सा, बेसिलस सेप्टिलिस। ठीक है, अगला बात करते हैं बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ऐसे वायरस जो जीवाणु या बैक्टीरिया को खाते हैं उसको क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मतलब ऐसे वायरस जो हमारे होते हैं जो बैक्टीरिया को खाने का काम करते हैं उसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। कीटों के जैविक नियंत्रण में काम आने वाले अन्य उपकरण, ठीक है, जो हमारा बायोलॉजिकल कंट्रोल में कुछ और चीजें काम में आती हैं उनके बारे में बात करते हैं। पहला हमारा होता है ट्रैप। ठीक है, जो हमारा ट्रैप इंस्ट्रूमेंट होता है वो काम में आता है। ठीक है, ट्रैप के द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारे कीट होते हैं उनको जाल में फंसा लेते हैं, ट्रैप में फंसा लेते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो ट्रैप में आते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं। ठीक है, जो लाइट ट्रैप होता है यह रातेचर कीटों जैसे कपास एवं चने की लटों या वयस्क जो मौत होते हैं, सफेद लट के वयस्क, भृंग या बीटल की बात करते हैं, इनको रात्रि 6 से 10 बजे तक प्रकाश के स्रोत जैसे बल्ब आदि द्वारा आकर्षित कर नष्ट करने का काम में लेते हैं। प्रकाश फांस में सफेद रंग की रोशनी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम लाइट ट्रैप की बात करें इसमें कौन सी लाइट का प्रयोग करेंगे, व्हाइट लाइट का। ठीक है, ये क्यों प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो कीट लाइट से आकर्षित होते हैं, लाइट की तरफ जाते हैं, वहां पे अगर ये लाइट दिखेगी तो ये वहां पे जाएंगे, वहां पे इन्हें ट्रैप कर लिया जाता है। ठीक है, किस टाइम के बीच में, 6 से 10 के बीच में। फेरोमोन ट्रैप की बात करते हैं, मुख्यतः मादा कीटों से तैयार किया जाता है जो नर कीटों को आकर्षित करने के काम में आता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, मादा कीटों वाला जो ट्रैप होता है जिसे क्या बोलते हैं, फेरोमोन ट्रैप। ठीक है, ये इस ट्रैप में क्या होता है कि एक ऐसी स्मेल आती है जो कि जो मेल इंसेक्ट होते हैं वो उनकी थिंकिंग में हो जाता है कि फीमेल इंसेक्ट जो मादा इंसेक्ट है वो वहां पे है, इसीलिए ये वहां जाके क्या हो जाता है, उस ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, कुछ हमारे फेरोमेन्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, प्रमुख फेरोमेन जो ट्रैप होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे गोसीप्लूर। ठीक है, ये किससे कौन से कीट से संबंधित होता है, गुलाबी सूंडी या पिंक बॉलवर्म से संबंधित होता है। किस फसल में होता है, कपास में होता है। एक होता है हेलीलूर, गोसीप्लूर कपास के लिए, हेलुलूर फली छेदक के लिए है जो चना में यूज होता है, ग्रेंडुलूर वेल बेल वीविल के लिए है जो कि कपास में यूज होता है। ठीक है, एनिसोल व्हाइट ग्रब के लिए जो मूंगफली और बाजरा में यूज होता है, हेक्सालूर जो पिंक बॉल वर्म है उसके लिए जो कपास में होता है। ठीक, गोसीप्लूर और हेक्सालूर दोनों किसके लिए यूज होते हैं, कपास के लिए, दोनों पिंक बॉल वर्म के लिए यूज होते हैं फेरोमोन्स के रूप में। ठीक है, अगला हमारा है क्योरल्यूर। क्या होता है, क्यूलूर। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है, फल मक्खी के लिए जो कि खरबूजा तरबूजा फसल में यूज किया जाता है। ठीक है, अगला जो हमारा ट्रैप होता है पीला चिपचिपा फांस या येलो स्टिकी ट्रैप। खुले खेत में सब्जियों, पॉली हाउस में एवं मसाले वाली फसलों में सफेद फ्लाई व माहू को की निगरानी व नियंत्रण के लिए इस ट्रैप का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, किसके लिए, माहू के लिए इस ट्रैप का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ब्लू स्टिकी ट्रैप मतलब नीला जो चिपचिपा फांस होता है, सब्जी एवं पॉली हाउस में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्लू। थ्रिप्स की बात करते हैं तो ब्लू की बात करेंगे। ठीक है,
मतलब अगर येलो ट्रैप यूज करेंगे चिपचिपा वाला तो कौन सा इंसेक्ट होगा? व्हाइट फ्लाई प्लस माहू, व्हाइट फ्लाई प्लस एफिड की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम ब्लू की बात करेंगे, ब्लू के लिए कौन सा यूज करेंगे? थ्रिप्स। कौन सा यूज करेंगे? थ्रिप्स। अभी मैंने हम अपन लोगों ने पढ़ा था बीटी, मतलब ब्लू किसके लिए यूज करेंगे? थ्रिप्स के लिए यूज करेंगे। येलो किसके लिए यूज करेंगे? वाई डब्ल्यू ए, ठीक है, वाई डब्ल्यू ए, मतलब येलो यूज करेंगे व्हाइट फ्लाई के लिए और एफिड के लिए। अगला बात करते हैं कीटों का रासायनिक नियंत्रण, ठीक है। अब यूज करेंगे, अब हम बात करेंगे कीटों के केमिकल कंट्रोल के बारे में या उनके रासायनिक नियंत्रण के बारे में, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कार्बनिक कीटनाशियों का वर्गीकरण। जब हम ऑर्गेनिक जो इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका यूज करते हैं, उसकी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कौन से इंसेक्टिसाइड की? ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की। तो पहला है ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी वर्ग। कौन सा इसमें आता है? ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी वर्ग, ठीक है। यह कार्बनिक कीटनाशियों का प्रमुख प्रथम समूह होता है। पहला ग्रुप कौन सा होता है? ऑर्गेनो क्लोरीन कीटनाशी वर्ग, मतलब ऑर्गेनिक हो गया, उसके साथ साथ क्लोरीन हो गया, ठीक है। इंसेक्टिसाइड जो ग्रुप होता है ये पहला है। इस समूह के सदस्य निम्न कीटनाशी होते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड निम्न होते हैं, जैसे डीडीटी हो गया। यह विश्व में खोजा जाने वाला पहला कार्बनिक कीटनाशी जिसके कीटनाशी गुण की खोज 1939 में पॉल मूलर नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। पहला जो ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की बात करते हैं, सबसे पहला कौन खोजा गया? डीडीटी। कब खोजा गया? 1939 में। किसने खोजा? पॉल मूलर ने। यह सर्वप्रथम द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया मच्छर को मारने के लिए सैनिकों द्वारा जंगलों में प्रयुक्त हुआ। 1941 में कृषि में फसलों के कीट नियंत्रण में सर्वप्रथम उपयोग किया जाने लगा। कब? 1900, खोजा 1939 में गया, लेकिन उपयोग कब किया जाने वाला? 1941 में, ठीक है। इस कीटनाशी का अपघटन धीरे 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 होने के कारण नुकसानदायक घटक पर्यावरण को प्रदूषित करने लगा, जिससे 1972 में यूएसए ने सर्वप्रथम प्रतिबंधित हुआ तथा भारत में 1989 में कृषि में उपयोग में लाना प्रतिबंधित हो गया। लेकिन घरेलू की जो मक्खी होती इसके नियंत्रण अभी भी प्रयुक्त हो रहा है। कौन सा? डीडीटी, ठीक। इसके 3-4 फैक्ट हैं, उसको देख लेते हैं। डीडीटी की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कब इसे बनाया गया? 1939 में, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। सबसे पहले यूज कब हुआ? 1941 में। एग्रीकल्चर की बात करें कब यूज हुआ? 1941 में। 1972 में यूएसए में बैन हुआ, फिर 1989 में इंडिया में बैन हुआ, ठीक है। 1972 में यूएसए में, 1989 में इंडिया में। एग्रीकल्चर में सबसे पहले कब यूज हुआ? 1941 में, ठीक है। अगला है हमारा बीएचसी। कौन सा है? बीएचसी, ठीक है। अगला हमारा क्या है? बीएचसी, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या होता है? हेक्सासाइक्लोहेक्सेन। क्या होता है? हेक्सासाइक्लोहेक्सेन इसका पूरा नाम होता है। यह इस समूह का दूसरा कीटनाशी था जिसका उपयोग भारत में प्रतिबंधित हुआ है, ठीक। इसका भी ये भी यहाँ पे प्रतिबंधित हो चुका है या इसे इसे भी हटाया जा चुका है। इसमें और क्या आता है? इंडोसल्फान आता है। मृदा एवं पर्यावरण प्रदूषण ड्यू टू लॉन्ग रेसिड्यू इफेक्ट के कारण 2013 में इसे भी प्रतिबंधित कर दिया, किसे? इंडोसल्फान को। डाइकोफानॉल की बात करते हैं, 18.5 इसी कीटनाशी के साथ वरुधि नाशक मिटीसाइड का भी काम करता है, ठीक है। अगला है ऑर्गेनो क्लोरो समूह के अधिकतर कीटनाशियों में जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। जो हमारे ज्यादा ऑर्गेनो क्लोरो जो समूह के हमारे कीटनाशी हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है? बायो मैग्निफिकेशन पाया जाता है या जैव आवर्धन पाया जाता है, ठीक है। अब जैव आवर्धन या बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। अब हम बात करते हैं बायो मैग्निफिकेशन की, ठीक है। खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे उच्च स्तर में जाते हुए किसी कीटनाशी की सांद्रता में वृद्धि होना जैव आवर्धन कहलाता है, ठीक है। जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है, ठीक है, जो फूड चेन होती है, उसमें एक पोषण स्तर मतलब जो एक लेवल होता है पोषण का, ठीक है, और जो दूसरा लेवल होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पे क्या खाते थे? 4 रोटी खाते थे, ठीक है। हम लोग मान लो एक स्तर पे हमने क्या खाया? 4 रोटी खाया। अब जब हम पहले स्तर से दूसरे स्तर पे जाना चाहते हैं, पहुंच गए हैं, तो हमारी डाइट कितनी हो गई? 6 रोटियों की हो गई, ठीक। तो हमने कितना खाना स्टार्ट कर दिया? 6 रोटियों को खाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, जो कि हमारी मैक्सिमम लिमिट थी, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं।
क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब फूड चेन में जो एक स्तर पे हम हैं, दूसरे स्तर पे अगर पहुंचेंगे तो हमारी जो पोषण की स्टेज है, ठीक है, या लिमिट होती है, वो क्या होती है, हाई हो जाती है, या उनका उसका जो कंसंट्रेशन होता है उसमें वृद्धि होती है, इंक्रीज होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे बात करते हैं, जैसे डीडीटी की भूमि में कम सांद्रता रहती है, परंतु उसमें उगी वनस्पति को दुधारू पशु चरने व उनकी वसी उत्कों में दूध में डीडीटी की सांद्रता बढ़ती है, तथा पशुओं के दुग्ध का मानव द्वारा उपभोग करने पर यह सांद्रता मनुष्य के शरीर में इकट्ठा होती है, जो जैव आवर्धन कहलाती है, ठीक है। मान लिया अगर डीडीटी की बात करें, ठीक है, इसका मतलब ये है, अगर हम डीडीटी की बात करें जो बैन हो चुका, तो क्यों बैन हुआ, क्योंकि अगर हम उसे किस में डालते थे, किस में डालते थे, मिट्टी में डालते थे, सॉइल में देते थे, ठीक है। तो क्या करता था, मिट्टी में उसकी सांद्रता क्या होती थी, सांद्रता क्या होती थी, कम होती थी, सांद्रता क्या होती, कम होती थी। अब जब मिट्टी में सांद्रता कम होगी, ठीक है, उससे क्या बनेगा, हमारा चारा बनेगा, चारा कौन खाएगा, पशु खाएंगे, तो पशुओं के अंदर क्या हुआ, सांद्रता ज्यादा हो गई, ठीक है। सांद्रता जब ज्यादा हो गई तो पशुओं का हमने क्या पिया, मान लो गाय थी, गाय का हमने क्या लिया, दूध लिया, तो दूध जब हमने लिया तो दूध में उसकी सांद्रता क्या है, क्योंकि गाय के अंदर उसकी सांद्रता अधिक है, दूध के अंदर भी उसकी सांद्रता अधिक हो जाएगी, ठीक है। फिर दूध को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो इसकी सांद्रता हमारे अंदर क्या होती है, हमारे अंदर भी आके क्या होती है, बढ़ जाती है, और क्या होती है, स्टोर होती रहती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है, इसीलिए डीडीटी को बंद कर दिया गया, या इसका बायो मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं बायो एक्यूमुलेशन की। एक विशेष प्राणी के ऊतकों में ही धीरे धीरे कीटनाशी या विषैले रसायन का एकत्रित होना जैव संचयन कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई एक इंसान है, उसके जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उसमें धीरे धीरे इंसेक्टिसाइड या जो पॉइजनस जो केमिकल होते हैं उनका धीरे धीरे एक्यूमुलेशन या इकट्ठा होना क्या कहलाता है, बायो एक्यूमुलेशन कहलाता है, ठीक है। मतलब ये कहीं से आया नहीं है, ठीक है, खुद से ही उसमें एक्यूमुलेट या इकट्ठा हो रहा है। बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, ये एक स्थान से दूसरे स्थान या एक प्राणी से दूसरे प्राणी या सॉइल से किसी मनुष्य या पशुओं के अंदर पहुंचता है, उसे हम लोग कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। अगला बात करते हैं यूट्रोफिकेशन की। अगला हमारा क्या पॉइंट है, यूट्रोफिकेशन। पर्यावरण के संदर्भ में वर्षा जल के साथ साथ पोषक तत्व बहकर तालाब या किसी जलाशय के पोषक तत्वों से समृद्ध करना सुपोषण कहलाता है, यूट्रोफिकेशन कहलाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनोक्लोरीन समूह, ठीक है, जिसमें डीडीटी बीएससी हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह की। किसकी बात करेंगे, ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह की बात करेंगे, ठीक है। वर्तमान समय में बाजार में उपलब्ध कीटनाशियों में सबसे ज्यादा कीटनाशी ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के हैं। किसके सबसे ज्यादा कीटनाशी हैं, ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह के कीटनाशी हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से हैं, जैसे डाइक्लोरवोस, ये किस नाम से आता है, वेपन नाम से। मोनोक्रोटोफास ये किस नाम से आता है, ये आता है न्यूक्रॉन नाम से, ठीक है। मैलाथियन की बात करते हैं, मैलाथियन 50 ईसी, ठीक है, ये किस नाम से आता है, इसका ट्रेड नेम क्या है, साइथियन है, ठीक है। डाइमेथोएट की बात करते हैं, ठीक है, 30 ईसी, ये इसका क्या नाम है, रोगोर। मैलाथियन का साइथियन, मैला की जगह साइथियन जोड़ दे, साई जोड़ देंगे तो साइथियन हो जाएगा, मैलाथियन साइथियन, ठीक है। डाइमेथोएट की बात करते हैं, रोगोर हो जाएगा, ठीक है। डायरिया क्या होता है, रोग होता है, यानी कि डाइमेथोएट रोगोर हो जाएगा। मिथाइल पैराथियन की बात करते हैं, मेटासीड हो जाएगा। क्लोरपाइरीफॉस की बात करते हैं, डरमेट हो जाएगा, ठीक है। क्यूनोल फॉस की बात करते हैं, एकालक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकालक्ष हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एसीफेट की, ये स्टाम्प हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्टाफ हो जाएगा, ठीक है। फोरेट की बात करते हैं, टेंजी की, ये थीमिट इसका ट्रेड नेम है। इथियोन 50 ईसी का ट्रेड नेम क्या है, फॉस्किल या फोस्माइट, क्या है, फॉस्किल या फोस्माइट। रोनेल की बात करते हैं, उत्कृष्ट और पशु प्रणालीगत कीटनाशक होता है, ठीक है, सबसे अच्छा होता है और इफेक्टिव होता है किसके प्रति, ये जो पशुओं के प्रति कीटनाशक इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कार्बामेट कीटनाशक, ठीक। अगला क्या है इसमें, कार्बामेट कीटनाशक है, ठीक है। अगला कौन सा है इसमें, कार्बामेट कीटनाशक की बात करते हैं। इसमें कौन कौन सा था, कार्बोरिल 75 WP की बात करते हैं, इसका ट्रेड नेम क्या है, शेविन, ठीक है। कार्बोफ्यूरान 3G की बात करते हैं, यह निमेटोड वाला जो निमेटोड को खत्म करने का काम करता है, इसका जो ट्रेड नेम है फुराडोन है, ठीक है। एलडी कार्ब 10G की बात करते हैं, बीज जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। एलडी कार्ब से क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं।
इसका जो ट्रेड नेम है टेमिक हो जाएगा, ठीक है। मिथोमाइल की बात करते हैं 40 एसपी की बात करते हैं, इसकी 40 एसपी की बात करते हैं, इसका जो ट्रेड नेम होगा हो जाएगा लाइनेट हो जाएगा। एप्रोकार्प की बात करते हैं, ठीक है, इसका ट्रेड नेम क्या होगा, बेगोन इसका ट्रेड नेम हो जाएगा, ठीक है। इसका ट्रेड नेम क्या होगा, बेगोन इसका ट्रेड नेम हो जाएगा। अब हम बात करेंगे बोटेनिकल से प्राप्त कीटनाशक, ठीक है, जो हमारे प्लांट होते हैं उनसे कुछ हमारे कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड हमें प्राप्त होते हैं या पेस्टिसाइड प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एजार्डिरेक्टिन, नीम के बीजों से प्राप्त कीटनाशक क्या होता है, नीम के बीजों से प्राप्त कीटनाशक एजार्डिरेक्टिन होता है। पायरेथ्रिन की बात करते हैं, जो गुलदाउदी होता है उसके सूखे फलों से प्राप्त कीटनाशक क्या होता है, पायरेथ्रॉन होता है, ठीक है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होता है। रेटिनॉन लेग्यूम पौधे डेयरी स्पीसीज की जड़ों से प्राप्त होता है। जो इजार्डिन रेक्टिन होता है, जो नीम की बीज होते हैं उससे प्राप्त होता है। पायरेथ्रॉन जो होता है गुलदाउदी के क्या होता है, फूलों से प्राप्त होता है, ठीक है। निकोटीन इसकी पत्तियों से प्राप्त होता है तंबाकू। रेटिनॉन क्या होता है, ये जड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। अन्य पौधों से प्राप्त होने वाले कीटनाशक जैसे साबाडीला बीजों से प्राप्त होता है। धरक एवं करंज के बीजों एवं पत्तियों से प्राप्त कीटनाशी होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा कीटनाशी है समूह, उसका क्या नाम है, नियोनिकोटिनोइड। क्या होता है, नियोनिकोटिनोइड समूह या ग्रुप होता है। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे डमिडाक्लोरपिड। क्या होता है, डमिडाक्लोरपिड, या इसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिडोर काचो, कॉन्फिडोर बोलते हैं या गांचो बोलते हैं, ठीक है। यह कीटनाशी रस चूसने वाले कीटों जैसे सफेद फल मक्खी, हरा तेला, एफिड और लटों को रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी होता है, ठीक है। कौन सा, कॉन्फिडो या गांचो। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो छिड़काव के लिए 1 ml प्रति 3 लीटर पानी से क्या करते हैं, बीजोपचार। अगर छिड़काव की बात करें तो 1 ml 3 लीटर पानी में। अगर सीड ट्रीटमेंट की बात करें 0.6 ग्राम 1 किलो बीज में हम लोग क्या करते हैं, इसे बीजोपचारित करते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें और कौन कौन सा आता, थियो मेथोजाम की बात करते हैं, ठीक है। इसका ट्रेड नेम क्या है, एक्टारा या क्रूजर। यह सफेद मक्खी की रोकथाम के लिए यूज किया जाता है। कौन सा, थियोमेथोजाम। थियोमेथोजाम 30 FS की बात करते हैं, बाजरा और मूंगफली में सफेद लट की रोकथाम के लिए यूज किया जाता है, जो कि सीड ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। एसिटामिप्रिड क्या होता है, एसिटामिप्रिड की बात करते हैं, ठीक है। यह रस चूसने वाले कीटों के लिए प्रभावी होता है। कौन सा, एसिटामिप्रिड, जिसका जो ट्रेड नेम है क्या है, प्राइड। क्लोथियोनिडिन क्या होता है, क्लोथियोनिडिन क्या होता है, क्लोथियोनिडिन। इसका ट्रेड नेम क्या होता है, कल्च होता है या डेंटोसू होता है। यह कीटनाशी बाजरा और मूंगफली में सफेद लट नियंत्रण है सीड ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। बाजरा मूंगफली में एक और होता है थियोमेथोजाम, जो अभी मैंने आपको बताया 30 FS होता है, ठीक है। ये भी सीड ट्रीटमेंट के लिए। और क्लोथियोनिडिन होता है, ये भी सीड ट्रीटमेंट के लिए होता है बाजरा और मूंगफली में। फिनाइल पायराजोल की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, फिनाइल पायराजोल की बात करेंगे, ठीक है। तो अगर फिनाइल पायराजोल की बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, फिप्रोनिल आता है, जो कि ट्रेड नेम क्या है, रीजेंट, ठीक है। या तना छेदक जो स्टेम बोरर होता है, दीमक टर्माइट होता है, इसके नियंत्रण के लिए प्रभावी कीटनाशक है। अगर इसकी मात्रा की बात करेंगे, गेहूं में दीमक नियंत्रण के लिए 5 से 6 ml 1 किलोग्राम सीट में, जो मतलब 1 किलोग्राम अगर हम बीज लेते हैं तो उसमें 5 से 6 ml क्या करते हैं, रीजेंट डालते हैं। तने में दीमक नियंत्रण के लिए 0.5 ml 1 किलोग्राम सीड में हम लोग क्या करते हैं, रीजेंट डालते हैं, ठीक। सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीटनाशी कौन होते हैं, ठीक है। जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनसे जो हमारे जो कीटनाशी प्राप्त होते हैं, इंसेक्टिसाइड प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, स्पायरोनोसेड होते हैं, जिसका जो ट्रेड नेम क्या होता है, ट्रेसर होता है। क्या होता है इसका ट्रेड नेम क्या है, ट्रेसर हो जाएगा। सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी होता है, ठीक है। जो सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त कीटनाशी होता है, ठीक है। एबामेक्टिन की बात करते हैं, इसका जो ट्रेड नेम होता है वर्टीमेक होता है। ये भी सॉयल एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त होता है, ठीक है। जो सूक्ष्म जीवों से प्राप्त कीट हैं स्पाइनोसेट और एबामेक्टिन, दोनों किससे प्राप्त होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की, किसकी बात करेंगे, सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे। पहला कौन सा है, इमेडाक्लोरपिड। कौन सा, इमेडाक्लोरपिड। इसका जो ट्रेड नेम क्या है, कॉन्फिडोर, अभी मैंने आपको बताया था। थियोमेथोजाम की बात करते हैं, इसका जो
जो ट्रेड नेम क्या है, एक्टारा या क्रूजर, ठीक है। एसेटामिप्रिड की बात करते हैं, इसका ट्रेड नेम क्या है, प्राइड हो जाएगा। डाइमिथोएट की बात करते हैं, किसका ट्रेड नेम क्या होगा, रोबोर हो जाएगा। मोनोक्रोटोफास हो जाएगा, नुआक्रोन हो जाएगा। एसीफेट का एसेटॉफ हो जाएगा। ऑक्जिन डोमेटोन मिथाइल का क्या हो जाएगा, मेटासिस्टॉक्स आर हो जाएगा, ठीक है। फोरेट का क्या हो जाएगा, थीमेक हो जाएगा। ये अर्धभूमक या सेमी फ्यूमिजेंट या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होता है, कौन सा, सेमी फ्यूमिजेंट या सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड कौन होता है, फोरेट होता है, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे सारे ये हो गए हमारे सिस्टमिक फंजिसाइड। कौन से हो गए, जो इंसेक्ट के सिस्टम में जाके या अंदर पहुंच के क्या करते हैं, उनके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या करते हैं, उनको स्लो कर देते हैं या उनमें गड़बड़ करते हैं, जिससे क्या होता है ये इनमें रोग लग जाता है और एक कीट मर जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉन्टेक्ट इंसेक्टिसाइड की। जो संपर्क में आते ही कीट क्या होते हैं, उनमें वो मर जाते हैं, ठीक है। पहला है क्यूनोलफॉस, इसका ट्रेड नेम क्या होता है, एकालॉक्स, ठीक है। क्लोरपायरीफॉस की बात करते हैं, इसका जो ट्रेड नेम होता है धनुष बाण होता है या डरमेट होता है। इकोइडिवार, इसका क्या, अगला है हमारा कॉन्टेक्ट या संपर्क इंसेक्टिसाइड या कीटनाशी, ठीक है। इसमें क्या आता है, क्यूनोलफॉस आता है, इसका जो ट्रेड नेम होता है एकालॉक्स होता है। क्लोरपायरीफॉस आता है, इसका जो ट्रेड नेम होता है वो धनुष बाण होता है या डरमेट होता है। डाइकोर वॉश आता है, इसका ट्रेड नेम क्या होता है, वेपन होता है। या धूमक वाष्पशील कीटनाशी होता है, या क्या होता है, यह एक धूमक होता है, ठीक है। मैलाथियन क्या होता है, इसका जो ट्रेड नेम होता है साइथियोन होता है। मैलाथियन का साइथियोन होता है, अभी मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं वर्धुनाशक या मिटिसाइड के बारे में बात करते हैं, ठीक। वर्धुनाशक या मिटिसाइड के रूप में बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सब्जियों में जो वर्धनाशक दवा जो हमारा केमिकल होता है या मेडिसिन होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डाइकोफॉल, जिसका ट्रेड नेम होता है कैल्थोन, इसको 1 से 2 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में मिलाते हैं। 1 लीटर में 1 से 2 ml मिलाते हैं। इथियोन की बात करते हैं, इसका जो ट्रेड नेम होता है फोस्माइट होता है 50 cc, इसको 1 से 2 ml पर लीटर पानी में मिलाते हैं, ठीक है। सल्फर की बात करते हैं, इसका जो ट्रेड नेम होता है वोकाविट होता है, ठीक है। जो 80% WDG 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में मिलाते हैं, ठीक है। प्रोपेजाइट की बात करते हैं, ओमाइट हो जाएगा, ठीक है। जो 57 EC 1 से 2 ml पर लीटर हिसाब से पानी में मिलाते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा होता है मिटिसाइड होता है वो एबामेक्टिन होता है। क्या होता है, एबामेक्टिन 1.9 EC कितना मिलाते हैं, 0.5 ml 1 लीटर पानी में मिला के दवा का छिड़काव करते हैं, ठीक है। अगला हम बात करते हैं पशु, जो एनिमल से उत्पन्न कीटनाशक होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। कुछ कीटनाशक जो हमारे होते हैं पशु भी उत्पन्न करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे नेरिस टॉक्सिन जहर, जिसकी उत्पत्ति 1934 में नीता द्वारा पृथक एक समुद्री एनिलिड लुब्रिनेरिस हेट्रोपोडा से हुई थी। किससे हुई थी, लुब्रिनेरिस हेट्रोपोडा, ठीक है। कब हुई थी, 1934 में। किसके द्वारा देखा पृथक किया गया था, नीता द्वारा पृथक किया गया था। किससे, समुद्री एनिलिड से, ठीक है। नेरिस टॉक्सिन के सिंथेटिक डेरिवेटिव करार टेप हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। जो इनका सिंथेटिक डेरिवेटिव है कौन सा, करार टेप हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। अत्यधिक विषाक्त कीटनाशकों की विषाक्तता क्रम, मतलब सबसे ज्यादा जो विषैला कीटनाशक होता है कौन सा होता है, सबसे ज्यादा विषैला कीटनाशक की बात करेंगे, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, फोरेट होता है। कौन सा होता है, सबसे ज्यादा जो होता है कौन सा होता है, फोरेट होता है। उसके बाद डिमोटिन होता है, फिर पैरामिथियोन होता है, फिर एल्डिकार्ब होता है। मतलब फोरेट हो जाएगा, डाइमिथोएट हो जाएगा, पैराथियोन हो जाएगा और एल्डिकार्ब हो जाएगा। FDPA, ठीक है, FDPA। अगला सबसे सुरक्षित कीटनाशकों से सुरक्षित क्रम, जो सबसे सुरक्षित कीटनाशक है, ठीक है। सबसे सबसे विषैला कौन सा हो गया, फोरेट। सबसे सुरक्षित कौन सा हो जाएगा, मेथ्रोपिन सबसे सुरक्षित हो जाएगा। उससे विषैला परमेथ्रिन हो जाएगा, फिर मेथोकॉक्सीक्लोर हो जाएगा, फिर मैलाथियन हो जाएगा, ठीक। तो सबसे विषैला फोरेट हो जाएगा, FDPA। सबसे सुरक्षित क्या हो जाएगा, मेथ्रोपिन, परमेथ्रिन, मेथॉक्सीक्लोर और मैलाथियन, ठीक है। अगला बात करते हैं MRL। MRL एक परिभाषा है या एक टर्म है, इसके बारे में बात करते हैं। MRL होता क्या है, इसको बोलते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। क्या बोलते हैं, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट, या हिंदी में इसे बोलते हैं अधिकतम अवशेष सीमा। क्या बोलते हैं, अधिकतम अवशेष सीमा की बात करते हैं। या कीटनाशकों या इनके अवशेष का इष्टतम सुरक्षित सांद्रता होती
जो किसी जीव के शरीर में बिना नुकसान पहुंचा उपस्थित रह सकती है। ठीक है, मतलब ये कहा जा रहा है जो कीटनाशक केमिकल हम लोग यूज करते हैं वो मान लो किसी के शरीर में आ जाते हैं, तो हम जब मान लो हमने कोई सब्जी खाई उसमें इंसेक्टिसाइड यूज किया गया था, वो इंसेक्टिसाइड हमारे अंदर आ गया। ठीक है, जब हमारे अंदर आ गया तो वो हमारे अंदर रह के भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। ठीक है, तो उसी सीमा को या उसी लिमिट को हम लोग कहते हैं मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट। ठीक है, इनको मिलीग्राम प्रति किलोग्राम शरीर में वजन में व्यक्त करते हैं। ठीक है, अगर वजन शरीर के वजन की बात करेंगे तो कितने किलोग्राम का शरीर है उसमें कितने मिलीग्राम में इस चीज में इसे व्यक्त किया जाता है। अगला है प्रोपेस्टिसाइड। प्रोपेस्टिसाइड की बात करते हैं। यह कीटनाशक सक्रिय पदार्थ या यौगिक है जो अपने मूल रूप में निष्क्रिय है और एक पौधे जानवर या सूक्ष्म जीव द्वारा एक सक्रिय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो कीटनाशक है, ठीक है, मान लो ये हमारी फसल लगी हुई है। ठीक है, मान लो ये हमारी फसल लगी हुई है, हमने कीटनाशक दिया। ठीक है, तो कीटनाशक बहुत सारा क्या होता है हमारे जमीन पे साइड में पड़ा होता है। तो ये जो साइड में पड़ा हुआ कीटनाशक है जब तक ये अकेला पड़ा हुआ है तब तक क्या होगा, इनएक्टिव होगा, निष्क्रिय होगा। लेकिन ये जैसे ही प्लांट के संपर्क में आता है ये क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे को हम लोग प्रोपेस्टिसाइड कहते हैं। इसके प्लांट के साथ साथ इसमें जानवर भी हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं, हम लोग भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये किसी के संपर्क में आने से क्या होता हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रोपेस्टिसाइड कहते हैं। प्रो होता है मतलब नाटक बहुत बनाता है। ठीक है, ड्रामा में क्या होता है, प्रो होता है। कोई नहीं मिलता तो एकदम पड़ा रहता है, अगर कोई मिल जाता तो क्या होता था, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एमआरएल की हमने बात बताई थी कि हमारे शरीर के अंदर इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ है, हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उस लिमिट को हम लोग क्या कहते हैं, एमआरएल या मिनिमम रेसिड्यू लिमिट कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं पादप सुरक्षा उपकरण की। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर सकते हैं जो कि हम प्लांट प्रोटेक्शन में यूज करते भी आ रहे हो, कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे पहला आता है डस्टर। सबसे पहला क्या आता है हमारा, डस्टर आता है। सबसे पहला क्या आएगा, डस्टर आएगा। डस्टर वो नहीं होता जो कि हम क्लास में ब्लैक बोर्ड साफ करते हैं, वो डस्टर नहीं है। इसमें एक ब्लोअर एवं हॉपर नामक एक प्रकार का कंटेनर होता है। एक कंटेनर होता है, इसमें कंटेनर जो होता है बॉक्स जैसा होता है, इसमें ब्लोअर और हॉपर होता है। ठीक है, डस्टर का कार्य प्रणाली वायु उत्पादन जो एयर ब्लास्ट होता है इसके मूल सिद्धांत पर आधारित होता है। डस्टिंग की क्षमता स्प्रे की तुलना में 10 गुना अधिक। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं, स्प्रे किसका करेंगे, लिक्विड का करेंगे। ठीक है, अगर लिक्विड का स्प्रे कर रहे हैं और अगर डस्टर से स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है, तो दोनों की लिमिट जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जब डस्टिंग करेंगे तो उसकी लिमिट 10 गुना ज्यादा होगी किससे, स्प्रे से। ठीक है, लेकिन स्प्रे का औसत कार्य बहुत अच्छा डस्टिंग के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन जो स्प्रे का जो एवरेज कार्य होता है बहुत अच्छा होता है जो कि डस्टिंग के बराबर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्प्रेयर। जो हम स्प्रे करते हैं उसके स्प्रेयर की बात करेंगे, आकार की बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्प्रेयर जो कीटनाशकों के अनुप्रयोग में स्प्रे का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स स्प्रे, जिसमें जो छेद होते हैं मोटे बड़े बड़े छेद होते हैं। ठीक है, तो इनके बूंदों का आकार कितना होता है, 400 से अधिक माइक्रोन का होता है। कितना, 400 से अधिक माइक्रोन का होता है। मीडियम स्प्रे की बात करते हैं 100 से 400 होगा। मिस्ट की बात करते हैं जो उससे कम होते हैं 50 से 100 150 हो जाएगा, जो कि नेट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, इतना 50 से 150। फॉग या कोहरे की बात करते हैं 1 से 50 माइक्रोन का हो जाएगा। स्मोक की बात करते हैं 0.001 से 0.1 माइक्रोन का हो जाएगा। और वेपर की बात करते हैं 0.001 माइक्रोन से कम हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कोर्स स्प्रे मोटे स्प्रे जो छेद होते हैं उनकी बात करते हैं, उनका का कितना होता है, 400 माइक्रोन से ज्यादा होता है। मध्यम का बात करते हैं 100 से 400 माइक्रोन होता है। अगर हम किसकी बात करते हैं, मिस्ट की या सबसे कम की बात करते हैं 50 से 150 हो जाएगा। अगर हम कोहरे या फॉग की बात, मिस्ट की बात करेंगे 50 से 150 से, फॉग की बात करेंगे 1 से 50, धुआं की बात करेंगे 0.1 से 0.1, वेपर की बात करेंगे 0.11 से कम। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ हमारे इंसेक्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि वो इंसेक्ट क्या होते हैं, उनमें कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा पॉलीफाइगस इंसेक्ट के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, पॉलीफाइगस इंसेक्ट क्या होते हैं। तो अगर हम बात करते हैं पॉलीफाइगस इंसेक्ट जो होते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं, जैसे बाल लाल बाल वाला कैटरपिलर। ठीक है, या इसे क्या बोलते हैं, कातरा बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेड हैरी कैटरपिलर। क्या आता है, रेड हैरी कैटरपिलर। ठीक है,
इसका जो साइंटिफिक नेम होता एमसेक्टा मोराई होता। क्या होता? एमसेक्टा मोराई होता। क्या होता? एमसेक्टा मोराई होता। कुल क्या होता? आर्किटिडी होता। गढ़ क्या होता? लेपिडोप्टेरा होता। ठीक है। अब ये क्या होता है कैटरपिलर? ये होता क्या है, किस टाइप का होता है, इसकी कुछ संरचना या इसकी जो विशेषता है उसको देख लेते हैं। कैटरपिलर का शरीर मांसल कंद से उत्पन्न होने वाले कई लंबे बालों से ढका होता है। पूरा उधर जो एब्डोमेन होता है स्कारलेट लाल होता है। वह पेट पर काले रंग के बैंड और डॉट्स होते हैं। ठीक है। जो पेट होता है उस पर काले रंग के बैंड होंगे, मतलब जो रिंग बनी होती है उनमें छोटे छोटे डॉट होते हैं। लार्वा समूह में खरीफ मौसम के सभी प्रकार के वनस्पति खाते हैं। कौन से? जो कैटरपिलर का लार्वा होता है। और 6 बार मोल्टिंग करते हैं। कितनी बार? 6 बार मोल्टिंग करते हैं। पूर्ण विकसित कैटरपिलर पौधों के बढ़ते बिंदुओं को खाने के लिए पसंद करते हैं। ठीक है। कैटरपिलर पौधों को विकृत करते हुए प्रचंड होते हैं। ठीक, विकृत करते हैं मतलब खाते हुए धीरे धीरे आगे ग्रोथ करते हैं। गंभीर आक्रमण के दौरान कैटरपिलर खेत के बाद खेतों को नष्ट करने वाले होते हैं। ठीक है। मतलब एक खेत में खा लिया, पूरे खेत, आसपास के पूरे खेतों को क्या करेंगे? नष्ट करने का काम करते हैं। कौन से? कैटरपिलर। अब हम बात करते हैं प्रबंधन कैसे करेंगे। ठीक है। कैटरपिलर का मैनेजमेंट कैसे करते हैं। कैटरपिलर मानसून की वर्षा के साथ साथ उभरती है, इसलिए वो लार्वा के प्रारंभिक चरण में खेत के चारों ओर खाइयां जो ट्रेंचेस होती खोदकर उनमें मिथाइल पैराथियोन 2% धूल का छिड़काव करके उन्हें बचाया जा सकता है। ऐसी वनस्पति या खेत जहां पर लार्वा को देखा जा सकता है वहां क्यूनोल्फॉस 1.5% एट द 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे? डस्ट का छिड़काव करेंगे या डस्टर करेंगे। डाइक्लोरो वॉश की बात करते हैं 100 ईसी 625 ml 500 लीटर पानी में प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अब हम बात करेंगे सफेद लट या व्हाइट ग्रब के बारे में। इसका साइंटिफिक नेम होता है होलोट्रिचिया कंसेगुनिया। क्या होता है? होलोट्रिचिया कंसेगुनिया। कुल क्या होता है? मिलोल थिंडी होता है। क्या होता है? मिलोल थिंडी होता है। गढ़ क्या होता है? कोलियोपटेरा ऑर्डर इसका होता है। यह खरीफ फसलों पर जैसे मूंगफली, बाजरा, ज्वार, तिल, कपास, गन्ना आदि में इसकी जड़ों को पॉलीफेगस कीट क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। जो ग्रब होता है इसके द्वारा फसलों की जड़ों में और एडल्ट खेजड़ी, नीम, बबूल आदि पेड़ों को ऊपरी भागों में नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है। इसके द्वारा जो नीम वगैरह है पेड़, इसमें भी नुकसान पहुंचाया जाता है। ठीक है। अगला बात करते हैं ग्रब जो लार्वा होता है। ठीक है। जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं? ग्रब बोलते हैं। सी आकार का होता है। किस टाइप का होता है? सी आकार का होता है। और पौधों की जड़ों पर रेतीली मिट्टी में अधिक गंभीर रूप से फीड करता है। मतलब फीड का मतलब खाना खाता है, जो पत्तियों को खाता है सबसे ज्यादा खाता है। ठीक, पौधों की जड़ों को। ठीक है। कहाँ पे? रेतीली जहाँ मिट्टी होती है। ठीक है। पत्तियों को नहीं, जड़ों को। अब बात करते हैं ग्रब से होने वाली क्षति इतनी अधिक होती कि पूरी तरह खड़ी फसल नष्ट हो जाती, जिससे खेत में पुनः रोपाई की आवश्यकता। मतलब इतना खाता है कि पूरी पूरी फसल को नष्ट कर देता है। ठीक है। इसमें अगला पॉइंट क्या कह रहा है? पिछले कुछ वर्षों के दौरान व्हाइट ग्रब ने देश में ऐसी गंभीर और भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे कि राष्ट्रीय कीट या नेशनल पेस्ट के रूप में इसे जाना जाता है। किसे? व्हाइट ग्रब को। ठीक है। अगर नेशनल पेस्ट की बात करते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है? व्हाइट ग्रब के रूप में जाना जाता है। ग्रब का जो क्षतिग्रस्त पौधा विल्ट जैसा दिखाई देता है और अंत में सूख जाता है। गंभीर संक्रमण की स्थिति में फसल नष्ट हो जाती है और संक्रमित पौधे आसानी से उखड़ जाते हैं। मानसून पूर्व वर्षा या मानसून पहली बौछार के बाद वैस मिट्टी से निकलते हैं और रात के दौरान पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है। अगला बात करते हैं इसमें और पॉइंट क्या कह रहा है। ग्रब लगभग सभी प्रकार की खरीफ फसलों की जड़ों को नुकसान, एक इसमें किसको नुकसान पहुंचाते हैं? व्हाइट ग्रब जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसकी जड़ों को? खरीफ फसलों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। प्रबंधन की बात करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करें। प्रकाश जो लाइट ट्रैप होता है उसकी सहायता से रात के दौरान जो इसके भ्रंग होते हैं या कीट होते हैं इनको संग्रह कर विनाश संभव होता है। ठीक है। मतलब इनको इकट्ठा कर लेते हैं उसी में ट्रैप में, फिर इसको क्या करते हैं? इन्हें विनाश कर देते हैं, मार देते हैं। जमीन में हाइबरनेटिंग अवस्थाओं में जुताई द्वारा बाहर निकालकर नष्ट किया जा सकता है। ठीक है। हाइबरनेटिंग का मतलब होता है कंपन वगैरह उत्पन्न करते हैं, ये क्या होते हैं? जमीन से बाहर निकलते फिर इन्हें मार। खड़ी फसल में क्लोरपाइरिफास 20 ईसी 4 लीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी में सिंचाई का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला क्या कह रहा है? क्यूनोल फॉस 25 ईसी 3 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करेंगे? अनुप्रयोग को प्रभावी पाया जाता है। ठीक है। अगला बात करेंगे क्लोथियानिडीन किसकी बात करेंगे? क्लोथियानिडीन की बात करेंगे या थियोमेथॉक्सम या एफएस जो 4 से 6 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से बाजरा या मूंगफली के बीज को उपचारित करेंगे या सीड ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। क्लोरपाइरिफास
2 ml प्रति किलोग्राम मूंगफली की जो सीड होता है या गुली होती है उससे क्या करते हैं, उपचारित करते हैं। ठीक, बुआई से पहले फोरेट 10 G 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वयस्क को एक लाभदायक कवक मेटाराइजियम एनिसोपीली द्वारा जैविक नियंत्रण में लाया जाता है। किसके द्वारा? जो व्हाइट ग्रब का एडल्ट होता है उसके लिए फंगस क्या लाया जाता है, नियंत्रण में लाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं लोकस्ट या टिड्डी की बात करेंगे। अगला किसकी बात करेंगे, लोकस्ट की बात करेंगे या टिड्डी की बात करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आज काफी हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो एक एक ही क्लास का आपका ये एंटोमोलॉजी का बचा हुआ है, इसको अगली क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए